गुड मॉर्निंग 8th क्लास। देखो बच्चों, लास्ट डे हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ग्लिम्सेस ऑफ पास्ट, जिसमें हमने जो हमारा 1757 टू 1857 तक का हमारा भारत कैसा था उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। आपको पता है कि इसमें पास्ट ये वाला जो आपका चैप्टर है वो इस बात से रिलेटेड है कि हम लोगों ने हमारी इंडिपेंडेंस कब प्राप्त की थी, 15 अगस्त 1947। लेकिन वह इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हुई थी। उसके लिए कितने लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया और आखिर ऐसी नौबत क्यों आ पड़ी कि हमारे देश जो है वह अंग्रेज़ों का गुलाम बन गया। तो क्या क्या कंडीशंस थी किस इस समय के दौरान, उस समय की अवधि के जो टाइम पीरियड था उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो इसमें आपको इतना आपने पढ़ लिया था कि धीरे धीरे ब्रिटिश कंपनी जो थी वह इंडिया में मजबूत होती जा रही थी। यहाँ के सारे जो राजा महाराजा थे, जो प्रिंसेस थे, राजकुमार थे, उन्हें सिंहासन से या तो हटा दिया जाता था या उन्हें मार दिया जाता था। अब लोगों को भी ये विश्वास हो चुका था कि हमारा जो भाग्य है वह अब अंग्रेजों के साथ ही जुड़ चुका है। और ये सबसे बड़ा कारण था कुछ लोभी व्यापारियों के कारण और कुछ लोभी राजाओं के कारण, जो ये नहीं समझ पा रहे थे कि अंग्रेज जो हैं वो फूट डालो राज करो की नीति को अपनाकर हमारे देश का विभाजन कर रहे हैं। अब ये हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। धीरे धीरे सारे जो हमारे सारे इंडियंस थे वो स्लेव बनने लगे थे। अंग्रेज़ों के द्वारा हमारे यहाँ के सारी सत्ता को अपने हाथ में ले लिया गया था। अब वो किसानों पर मनमाना कर वसूल करते थे और बदले में उनकी ज़मीन भी उनसे छीन लिया करते थे। इसी बीच 1765 टू 1836 जो है कई सारे धर्मगुरुओं का जन्म हुआ, जिन्होंने छुआछूत से रिलेटेड, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड कई सारे धर्म उपदेश दिए। और इसी बीच जब ये धर्म उपदेश का काम चल रहा था, इसी बीच जो हमारे ब्रिटिश संस्था थी वहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे वह अपनी पकड़ इंडिया में और भी ज़्यादा मजबूत बनाते जा रहे थे। जबकि हमारे यहाँ के मर्चेंट्स को सिर्फ इस बात से लेना देना था कि हमारा फ़ायदा होना चाहिए। उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं था कि उनके ही मुंह के सामने जो है वो ब्रिटिशर्स उनकी बुराई किया करते थे और फार्मर्स की सारी फसल को भी छीन कर ले जाया करते थे। अब ब्रिटिशर्स के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक नया लॉ पारित कर दिया गया था, जिसमें उन्होंने ये नियम बनाया था कि इंग्लैंड से आने वाले सामान पर भारत में किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा और ना ही कोई इम्पोर्ट ड्यूटी उनसे ली जाएगी। और इस प्रकार वह अपनी सत्ता को और भी ज़्यादा मजबूत किए जा रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने इंडिया के सारे राजाओं, प्रिंस को, किंग्स को मार डाला था या गद्दी से उतार दिया था। इसी बीच देखिए 1822 टू 1836 में एक बहुत ही भारी अकाल पड़ा, जिस अकाल में हमारे इंडियंस की हालत इतनी गंदी हो गई थी कि 15 लाख जो इंडियन थे वो भूखमरी के कारण मारे गए थे। अब हर व्यवसाय अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया था, इसीलिए भारत के शिल्पकार और कलाकार, आर्टिशियंस जो भी थे, वो पूरी तरीके से उनका बिजनेस जो था वो बर्बाद हो गया था। अब हम इससे आगे का देखिए 1772 टू 1833। अब यहाँ देखिए इसी में आपको 4 पॉइंट दिया गया है। राम मोहन राय, इनका पूरा नाम था राजा राम मोहन राय। यह एक बंगाल के बहुत ही जाने माने पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति थे और यह पढ़े लिखे होने के कारण ही इतनी बहुत आसानी से ये बात समझ गए थे कि देश में आखिरकार क्या गलत हो रहा है। देश में जो कुछ भी गलत हो रहा था उस स्थिति को ये समझ गए थे। लेट अस नॉट डिस्पाइज ourselves, our ancient culture is great. We are capable of greater achievements. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. तो देखिए सबसे पहले पैराग्राफ में राजा राम मोहन राय के बारे में बताया है कि राजा राम मोहन राय जो थे वो बंगाल के एक शिक्षित व्यक्ति थे और शिक्षित होने के कारण वह इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए थे कि देश में क्या कुछ गलत घटित हो रहा था। इसीलिए वो लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि हम लोगों को अपने आप को इनकैपेबल नहीं समझना चाहिए, अयोग्य नहीं समझना चाहिए। हमें हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमारी संस्कृति बहुत प्राचीन और बहुत महान संस्कृति है। इसीलिए और हम उस संस्कृति को यदि अपनाएं तो हम हमारे जीवन में बहुत सारी उपलब्धियों को पहले से भी ज़्यादा अच्छी तरीके से हासिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें स्वयं के अंदर विश्वास जगाना होगा और सबसे पहले हमें अपने समाज का सुधार करना होगा। और जो हमारे समाज में सुपरस्टिशंस यानी अंधविश्वास जो व्याप्त हैं, जो हमें रूइनिंग कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, हमें उन अंधविश्वासों को मिटाना होगा, उन अंधविश्वासों को समाप्त करना होगा। ये उनकी सोच थी। अब ये देखिए, ही टोल्ड हिज वाइफ उमा
जो राजा राम मोहन राय थे, उनकी जो वाइफ थी उनका नाम उमा था। उन्होंने अपनी वाइफ उमा से कहा, उन्होंने एक दिन अपनी वाइफ उमा से कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम। कि देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है यहाँ पर, जो उन्होंने अपनी वाइफ से कही थी कि गायें जो होती हैं, काऊ जो होती हैं, वो अलग अलग कलर की होती हैं, गायें जो होती हैं वो अलग अलग रंग की होती हैं। लेकिन क्या तुमने एक बात नोटिस की, चाहे गाय किसी भी रंग की क्यों ना हो, लेकिन उनके दूध का रंग हमेशा सफ़ेद ही होता है। सभी गायों के दूध का रंग जो है वो एक जैसा ही होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। उसी प्रकार से आगे वो कहते हैं कि उसी प्रकार से चाहे धर्म को उपदेश देने वाले लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, कि हम मेरी राय या मेरे कोई और धर्म उपदेशक आता है तो उसकी राय, या कोई और धर्म के बारे में समझाने वाला शिक्षक आता है तो उसकी राय, उनकी ओपिनियन अलग अलग हो सकती है उस चीज़ के बारे में, लेकिन जो उसका सार है, धर्म का जो सार है वो तो सेम ही रहता है। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार गायें चाहे किसी भी कलर की हो लेकिन उनके दूध का रंग एक समान होता है, वैसे ही चाहे शिक्षक या धर्म उपदेशक कोई सा भी क्यों ना हो, चाहे उनकी राय अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन उनका जो धर्म का सार है वो तो एक ही रहता है। ये बात वह अपनी वाइफ से कह रहे थे। नेक्स्ट पिक्चर में हम देखेंगे, देखिए, he was attracted by science and modern knowledge. He was attracted by science and modern knowledge। कि जो राजा राम मोहन राय जो थे वह विज्ञान और जो आधुनिक हमारी शिक्षा थी उसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हुए, आकर्षित हुए। उन्हें क्या सबसे ज़्यादा पसंद आया, एक तो साइंस और मॉडर्न नॉलेज, आधुनिक शिक्षा। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। उनका मानना था कि उनका हमेशा से मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसे हम व्यवहार में इस्तेमाल कर सकें और जो विज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। नॉलेज शुड प्रैक्टिकल्स एंड साइंटिफिक, कि ज्ञान हमेशा, शिक्षा हमेशा आधुनिक होनी चाहिए और जो है विज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए। नेक्स्ट आप देख रहे हो इस पिक्चर में, अब इससे नेक्स्ट वाली पिक्चर देखिए। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them. नेक्स्ट पिक्चर में अब आप अच्छी तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पर वो सोच रहे हैं, he crosses the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them. कि उन्होंने जो है एक चीज़ उन्होंने सोच ली कि मुझे ये सारी चीज़ें जाननी है आखिरकार, कि अंग्रेज़ जो हैं क्यों इतना ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, क्यों हमारे देश को लगातार गुलाम बनाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो जानना चाहते। देखो हमारा एक पॉइंट छूट गया था, जिस पॉइंट में जो हमने पढ़ा नहीं, तो इसको देख लेते हैं पहले। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप दैम इन 1823। कि उन्होंने जो है अखबार शुरू किया। जब उन्होंने क्या किया, चीज़ों के बारे में जानने और लोगों को शिक्षित करने के लिए अखबार पर ज्ञापन देना शुरू कर दिया था, अखबार देना शुरू किया। लेकिन जो ब्रिटिश लोग थे उन लोगों को इस बात का शक हो गया कि कहीं इस अखबार के माध्यम से लोगों के अंदर अवेयरनेस ना आ जाए, जागरूकता ना आ जाए और वो हमारे खिलाफ खड़े ना हो जाएं। इसीलिए उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने इस अखबार को रोक दिया था 1823। बहुत ही जल्दी उन्होंने 1823 में इस अखबार को रोक भी दिया। जब इस अखबार को रोक दिया गया तब यहाँ देखिए, अब इसके बाद वाला ये है कि वह जो थे राजा राम मोहन राय जो थे वह समुद्रों को पार कर कर इंग्लैंड गए। उन्होंने समुद्र पार कर कर, यानी कि समुद्र के पार जो इंग्लैंड, जो अगला देश था जहाँ से ये ब्रिटिशर्स आए थे, ये वहाँ इंग्लैंड गए। ये वहाँ जाकर ये जानना चाहते थे कि आखिर क्या बात है कि ये अंग्रेज़ जो हैं, ये ब्रिटिशर्स जो हैं, ये इतने ज़्यादा लगातार शक्तिशाली क्यों होते जा रहे हैं और क्यों आज ये हमारे ही देश में आकर इन्होंने हमें गुलाम बना लिया है। इनमें ये ताकत कहाँ से आ रही है, ये इतने शक्तिशाली कहाँ से हैं और क्यों है, इस कारण को जानने के लिए वो वहाँ तक गए। देयर ही टोल्ड देम, और वहाँ उन्होंने ब्रिटिश लोगों से कहा। देयर ही टोल्ड देम, जब ये ब्रिटिश इंग्लैंड गए तो यहाँ वहाँ जाकर राजा राम ने ब्रिटिश लोगों से कहा, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, बट यू मस्ट रिमेंबर द
responsibility a ruler owes to his subject। कि देखिए यहाँ राजा राम मोहन राय कहते हैं कि हे ब्रिटिश लोगों से जाकर कह रहे हैं वो कि हम आप लोगों को शासक के रूप में, रूलर्स के रूप में, शासक के रूप में स्वीकार करते हैं। हम आपको शासक के रूप में, रूलर्स के रूप में स्वीकार करते हैं। अगर हम आपको अपना शासक मानते हैं तो आपको भी हमें अपनी प्रजा मानना चाहिए। यहाँ सब्जेक्ट से मतलब है प्रजा, कि आप लोगों को भी हमें अपना गुलाम नहीं समझना चाहिए, बल्कि आप लोगों को हमें क्या समझना चाहिए, अपनी प्रजा समझना चाहिए। आप लोग तो हमारे साथ, हमने आपको रूलर समझ लिया, लेकिन आप तो हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं लाइक एज ए स्लेव, यानी कि गुलाम की तरह व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अगर हम आपको राजा समझें या हम आपको शासक समझें तो आपको भी हमें प्रजा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और लेकिन और ये भी याद रखना चाहिए कि यदि आप एक शासक बन रहे हैं तो एक शासक की जो है वह प्रजा के प्रति कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ दायित्व होते हैं। आपको उन दायित्वों को भी हमेशा याद रखना चाहिए। देखिए, बट यू मस्ट रिमेंबर द रेस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ऑस टू हिज सब्जेक्ट। लेकिन याद रखना चाहिए, आप अगर शासक बनना चाहते हैं तो शासक के लिए ज़रूरी है कि वह अपनी इस जिम्मेदारी को हमेशा याद रखें कि एक शासक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अपनी प्रजा का ख्याल रखना या अपने प्रजा के प्रति सारे दायित्वों का पालन करना। ये बात उन्होंने कहाँ कही थी? ये बात राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड जाकर ब्रिटिशर्स के सामने कही थी। अब इससे नेक्स्ट वाला पार्ट हम देख लेते हैं। तो देखिए, अब यहाँ आपका ये 5th पॉइंट है। अब इसमें दिया हुआ है आपका ऑपरेशंस 1765 to 1835। ऑपरेशन का मतलब होता है बेटा कि अत्याचार, या किसी ने अत्याचार कर बहुत ज़्यादा किसी को सताया है, उत्पीड़न किया है उसका, ये शब्द जो हैं वो इसी में आते हैं। या दमन करना सबसे अच्छा शब्द होता है इसका, दमन करना, दबाव डालना, किसी को दबाना, जबरदस्ती दबाना। ये कब हुआ? सबसे ज़्यादा कब बढ़ चुका था? 1765 to 1835। ये सबसे ज़्यादा लोग, भारतीय लोगों के ऊपर उत्पीड़न, अत्याचार, दमन की नीति सबसे ज़्यादा इस समय में फैल चुकी थी। तो देखिए, बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियन। लेकिन इतना सब कुछ समझाने के बावजूद भी जो ब्रिटिश लोग थे, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, उन अंग्रेजों ने भारतीयों पर उनको दबाना मतलब कम नहीं किया। वो लगातार भारतीयों का दमन करते जा रहे थे, भारतीयों पर अत्याचार करते जाते थे, उन्हें परेशान ही किए जा रहे थे। इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3rd। अब यहाँ देखिए, ये इसको अंडरलाइन कर लेना आप, यहाँ आपके ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, आप अंडरलाइन कर लेना इसको। देखिए, अब 1818 में, यानी कि 1818 में जो ब्रिटिश जो लोग थे, उन लोगों ने जो है एक एक्ट चालू किया, तीसरा कानून, 3rd एक्ट, रेगुलेशन 3rd, यानी कि तीसरा एक्ट की शुरुआत कर दी। अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विथआउट ट्रायल इन ए कोर्ट। अब यहाँ इस रेगुलेशन 3rd के अंदर इस नियम को शामिल किया गया था। इस रेगुलेशन 3rd का मतलब था कि किसी भी भारतीय को ब्रिटिश अधिकारी यदि चाहे तो वह बिना किसी मुकदमे के भी जेल में बंद कर सकती है, जेल में डाल सकती थी। कि कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, कोई FIR नहीं, कोई मुकदमा नहीं। अब जेल में डालने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि FIR दर्ज करानी पड़ती है, पुलिस कंप्लेंट करवानी पड़ती है, उसके बाद जांच पड़ताल होती है, और जांच पड़ताल में यदि कोई दोषी पाया जाता है उसके बाद जो है वो कोर्ट की सुनवाई होती है। सुनवाई में भी अगर सामने वाला पर्सन गलत पाया जाता है तभी जो कोर्ट होता है, कोर्ट के द्वारा उसे जेल की सज़ा दी जाती है। ये हमारे यहाँ की प्रोसेसिंग है। लेकिन उस समय अंग्रेज़ों ने ये तीसरा कानून जो पारित किया था, ये तीसरा कानून में ये लिखा गया था कि ब्रिटिश अधिकारी किसी भी भारतीय को बिना कोई मुकदमा दायर किए या बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल सकती थी और उसे जेल में ले जा सकती थी, और उसके लिए उसे किसी भी प्रकार के न्यायालय में मुकदमा चलाने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ आप देख रहे हो पिक्चर में कि उन्होंने कई भारतीयों को जैसा भी देखा कि ये थोड़ा सा भी हमारे खिलाफ है या जस्ट अपोजिट होने की कोशिश कर रहा है, उन्हीं लोगों को पकड़कर वो क्या कर दिया करते थे, जेल में बंद कर दिया करते थे। अब नेक्स्ट देखिए, अब इसमें आपको सारे ब्रिटिशर्स दिखाई दे रहे होंगे, कितने हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, ऑल द टाइम
ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून्स इन प्राइवेट बिजनेस। कि यहाँ देखिए कि हर समय अंग्रेज अधिकारी जो थे, यहाँ भारत में जो अंग्रेज अधिकारी थे, वह इंडिया में एक बहुत बड़ी सैलरी पर काम किया करते थे, यानी काफ़ी पैसा वो यहाँ काम करने पर बहुत उनको काफ़ी सैलरी मिलती थी। और उसके बाद वह अपना व्यापार भी यहाँ चलाने लगे थे, उन्होंने अपने प्राइवेट बिजनेस भी स्टार्ट कर दिए थे। उन प्राइवेट बिजनेस के चलते भी उनकी आमदनी और ज़्यादा बढ़ गई थी। आपको ये हैप्पी फेसेस दिखाई दे रहे हैं ब्रिटिशर्स के, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि ब्रिटिश अधिकारियों की एक तो इनकम बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा थी, और उसके बाद वह अपना प्राइवेट बिजनेस किया करते थे, जिससे भी वो काफ़ी कुछ कमा लिया करते थे। यानी कि पहले यूँ ही थोड़ी कहा गया है कि हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। ये सब जो है, ये सारी चीज़ों को लूट कर ले जाने का काम, हमारे यहाँ की धन संपत्ति को लूट कर ले जाने का काम जो है वो इन लोगों ने ही तो किया था। अब नेक्स्ट पिक्चर में हम आ जाते हैं। देखिए यहाँ इस पिक्चर को आप देख रहे हैं, देखो कितना सारा आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसी में देखिए, बाय 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। कि 1829 में 1829 तक, बाय 1829 तक है यहाँ पर देखिए, 1829 तक तो ब्रिटेन जो था वह 7 करोड़ रुपए का ब्रिटिश जो माल था वो भारत को निर्यात कर रहा था। 1829 तक जो ब्रिटेन था वह ब्रिटिश का माल, 7 करोड़ रुपए का ब्रिटिश माल जो था वो इंडिया में निर्यात कर रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था। ये तब की बात है, कब की? 1829 की। ये देख रहे हो आप पूरा का पूरा पिक्चर। उसके बाद देखिए, अब the British prospered on the company's loot while Indian industries began to die। कि देखिए कंपनी की लूट से धीरे धीरे जो ब्रिटिश थे वो तो लगातार समृद्ध होते जा रहे थे, पैसे वाले होते जा रहे थे, लेकिन भारतीय लोगों की जो इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, समाप्त होती जा रही थी, बर्बाद होती जा रही थी। अर्थात ब्रिटिश लोगों का धंधा तो फल फूल रहा था, वो तो पैसे वाले होते जा रहे थे, और भारतीय लोगों का उद्योग जो था वह पूर्णतः बर्बाद हो गया था, तबाह हो गया था। अब देखिए, गवर्नर जनरल Banting's reported, Governor General Banting reported back home, the bonds of cotton weavers are bleaching the plains of India। इसके बाद देखिए, इसके बाद गवर्नर जनरल बैटिक ने ब्रिटेन में खबर भेज दी। यहाँ जो गवर्नर थे जिनका नाम था गवर्नर जनरल बेंटिंग, उन्होंने ब्रिटेन में ये खबर भेजी और ये कहा कि जो रुई काटने वाले जो लोग होते हैं, कॉटन वीवर्स, जो रुई काटने का काम किया करते हैं, वो जो जुलाहे थे, जिन्हें जुलाहा कॉटन वीवर्स कहते हैं, जिन्हें जो रुई काटने का काम करते हैं, वह भारत के मैदानों को अजीब सा कर, मतलब भारत में ये काम बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सकता है, और ये लोग जो हैं वह इस काम में अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अब हमें इस धंधे में अपना हाथ आजमाना चाहिए, इस चीज़ को हमें देखना चाहिए, क्योंकि ये जो जुलाहे हैं, इन जुलाहों की हड्डियां जो हैं वो भारत के मैदानों को बदरंग कर रही हैं। अर्थात अगर हम यहाँ के लोगों को गुलाम बनाएं और इन्हें अपने यहाँ ले जाएं तो हम इनसे आराम से काम करवा सकते हैं और जो है प्रॉफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं। यहाँ आपको हालात दिख रहे हैं, हमारे इंडियंस की हालात दिखाई दे रहे हैं, हमारे यहाँ का पैसा, हमारे यहाँ के लोग, हमारे ही लोगों के हालात, लेकिन इनकी हालात देखो, इनके ऊपर शरीर पर कपड़े तक पहनने के लिए नहीं थे, इनकी हालत बद से बदतर हो रहे थे। इस पर गवर्नर जनरल बेंटिक ये कहते हैं कि ये जुलाहे जो हैं, ये सूत काटने वाले जो जुलाहे हैं, इनकी हड्डियां जो हैं वह शरीर से निकल आई हैं, ये भारत के मैदानों को और अजीब सा बदरंग कर रही हैं। अर्थात ये अपने काम को किए जा रहे हैं, हमें अब इनके क्षेत्र में हाथ डालकर इस काम में भी अपनी पकड़ ज़्यादा से ज़्यादा फैलानी चाहिए। तो देखो बच्चों, आज के लिए इतना ही, इससे नेक्स्ट का हम नेक्स्ट डे करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, इतना सब कुछ पता चल रहा है कि जैसे हमें इतना तो मालूम चल जाता है कि आप लोग जो वीडियोस होते हैं उन वीडियोस को पूरा नहीं देख रहे हैं, उनको पूरा नहीं देखते, क्योंकि अगर आप ढंग से नहीं देखोगे तो बेटा देखो नुकसान आप लोगों का ही है।
बिकॉज क्लासेस अभी नहीं चल रही हैं, और क्लासेस चलेंगी भी तो आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हो कि आपकी जहाँ आपका जो क्लास में पढ़ाई थी वो आपकी जून से स्टार्ट हो जाती थी, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कई सारे, और अभी तो स्कूल खुलने के कोई चांसेस आपके है नहीं। अगर आप इसी तरीके से अनदेखा करते रहेंगे, आप वीडियोस को पूरी तरीके से नहीं देखेंगे, तो आप कभी भी चैप्टर को पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, और नहीं कर पाओगे तो आपको पता है कि हाफ ईयरली जो है वो दिसंबर में होते हैं। अब दिसंबर में जब आपके हाफ ईयरली का टाइम आएगा तो आप सारा आपके ऊपर एकदम से प्रेशर आएगा, और जब एकदम से जो वो टाइम लिमिट कितनी कम होती है तब आपके लिए कितना प्रॉब्लम हो जाएगी इन सारी चीज़ों को समझ पाना और कवर कर पाना। सो आई अगेन से यू प्लीज़, सारे वीडियोज़ आपको भेजे जा रहे हैं, इनको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी तरीके से देखा करो, समझ में ना आए तो दोबारा देख लिया करो, इसीलिए इन्हें भेजा जा रहा है। और साथ के साथ अपने चैप्टर को रिवाइज किया करो, इनके हार्ड वर्ड्स कर लिया करो, और चैप्टर को फिर से समझने की कोशिश पूरी तरह से किया करो।